PAS 186 तनाव एवं समय प्रबंधन, ठीक है, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब है कि जो तनाव है और समय प्रबंधन, अगर हम समय प्रबंधन अच्छा करते हैं तब जो तनाव होता है हमें नहीं रहेगा भाई। जो चिंता रहती है चीज़ों को लेकर के, ठीक है, कोई भी काम अगर कोई करता हो, चाहे व्यक्तिगत लेवल पर हम कोई काम करते हैं, चाहे हम कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, तो अगर हम समय प्रबंधन करेंगे, हर एक चीज़ को सही मौका देंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे किसी को भाई पढ़ाई करनी है तो सही से सोना चाहिए, सही समय से उठना चाहिए, ठीक है। अगर हम समय का अच्छे से यानी टाइम का अच्छे से यूज करेंगे तब किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। और तनाव कब होता है? जब हम अपना समय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम एग्ज़ाम ही देने गए हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहला एक दूसरा क्वेश्चन इतना ज़्यादा समय दे दिया है तो बाकी में दे नहीं पाए आप, समय चला गया, तब आप में क्या, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप में टेंशन बनी रहेगी, पता नहीं बेचारा फेल होगा तो पास होंगे। यही बड़ी सही नहीं, कोई व्यक्ति अगर जो सही से अच्छी तरीके से अगर समय का प्रबंधन नहीं करेगा तो 100% भैया उसको तनाव यानी चिंता तो होगी ही होगी, ठीक है। तो देखिएगा इसका एक एक चैप्टर को देखते हैं और ख़ास तौर से जो बेसिक इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसकी बात करेंगे, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जिन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से बताऊंगा और एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लगभग आपकी जो बुक है उसमें 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है तनाव को समझना, ठीक है। तो तनाव के समझने की क्या है दृष्टिकोण है, इसमें थिंकर हैं या कह सकते हो जो तनाव को समझने के लिए कई सारे दृष्टिकोण दिए गए हैं, ठीक है, जिससे हम तनाव को समझ सकते हैं। और फिर है तनाव के प्रकार, ठीक है। तनाव के प्रकार का तो मतलब होता कि मोस्टली लोग मान रहे हैं कि जो तनाव यानी भाई जो टेंशन होती है, भाई चिंता जो आदमी करता सही भी होती है गलत भी होती है। जैसे मान लो किसी का पेपर है, किसी का एग्ज़ाम देने जाना है, अगर उसको पेपर में ये चिंता नहीं रहेगी कि फेल हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा। यानी क्या है, तनाव अच्छा भी होता है और तनाव बुरा भी होता है। तनाव कोई इतना ना ले ले, कोई टेंशन इतना ले कि अस्पताल पहुंच जाए या शरीर में कोई समस्या हो जाए या बेचारा पागल हो जाए या सोच इतना ना सोचे कोई लोग, ठीक है। लेकिन तनाव चिंता भी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, सोचना ही नहीं चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना भाई। तो तनाव के क्या है प्रकार हैं, इसमें दो तीन प्रकार दे रखे हैं कि जैसे एक अच्छा तनाव होता है जैसे आप किसी चीज़ को सोचते हैं, और एक बुरा तनाव होता है कि भाई आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप ही बीमार पड़ गए, ठीक है, या आप सर दर्द करने लगा या काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो इसको बुरा तनाव में गिना जाता। अच्छा तनाव में मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे जैसे 1.3 में क्या बताया गया, व्यावसायिक तनाव। व्यावसायिक तनाव का मतलब होता है कि जब हम कहीं पर नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, यानी जहाँ पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे सरकारी सेक्टर में हो आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो काम का तो टेंशन तो रहता ही रहता है। चाहे आप सरकारी सेक्टर में हो तो वहाँ पर भी फलाने लोग अधिकारी लोग आकर के आपकी फाइल चेक कर सकते हैं। प्राइवेट में तो लोगों को पता ही कि वहाँ पर किस प्रकार का माहौल तुम्हारा जो सीनियर है, तुम्हारा जो बॉस है वो बनाए रखता है। तो कर्मचारियों में मूलतः हमें ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है। कोई भी काम करता है, चाहे आप सरकारी सेक्टर के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो आपकी जो नौकरी होगी आपके लिए टेंशन दे सकती है। तनाव के लक्षण यानी हम तनाव को कैसे पहचानें, ठीक है। तनाव के लक्षण यानी तनाव। दूसरा है तनाव के स्रोत। तनाव के स्रोत का मतलब तनाव आखिर इसका स्रोत क्या है, आता कहाँ से है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में यही चीज़ें बताई गई कि हम तनाव को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तनाव को समझना यानी डिफाइन करना, भाई किसी व्यक्ति में तनाव बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कितना तनाव हो गया है कि बेचारे को अस्पताल में पहुंचाना पड़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या बीपी हम लोग बोलते नहीं, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता तो भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। जैसे कोई ब्लड प्रेशर का अगर किसी टेंशन ले लेगा, टेंशन में हो नहीं जाता लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। तो तनाव इतना ना ले लें कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या हार्ट फेल हो जाए, ठीक है। या तनाव इतनी भी तनाव नहीं ले रहा कि इंसान की काम ही खराब हो जाए, बिल्कुल लापरवाह हो गया। जैसे किसी को पेपर दे करके आना है तो उसको किसी प्रकार की टेंशन है नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा,
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो तनाव अच्छा भी है और तनाव बुरा भी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में तो हमें अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ चीज़ों हम देखते हैं तो बुरे तनाव। तो मोस्टली हम तनाव को ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही मानते हैं, बुरा ही मानते हैं क्योंकि तनाव को, ठीक है। लेकिन तनाव सकारात्मक भी होता है। देखो बात की जा रही है तनाव किसे कहते हैं, तो भाई बात की जा रही है कि जो तनाव है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। और मोस्टली ये जो तनाव शब्द है यह अगर आप देखेंगे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कस जाना। क्या बोल रहे हैं भाई, लैटिन भाषा में स्ट्रेस शब्द का क्या बोला गया है कि एक कस जाना। आज हर संदर्भ में सामान्य शब्दों में व्यवहार में लिए जाना लगा है, चाहे आज कॉलेज स्कूल हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल होता है, या हमारी पर्सनल लाइफ होती है, तो हम देखते हैं कि हम हर चीज़ से बंधे हुए हैं, ठीक है। और जिस भी चीज़ से हम बंधे रहते हैं या जिससे चीज़ से हम रिलेटेड हैं, तनाव होता है। अगर भाई कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के इसको टेंशन रहता है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं या कहीं पर अगर आप कोई काम करते हैं तब भी हमें तनाव बना रहता है, ठीक है। भाई हमारा काम नहीं बना, हमें जितना टारगेट दिया गया हम टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हैं, या इस प्रकार का होता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा तनाव होता है। पर्सनल लाइफ के हर व्यक्ति को तनाव पता है कि अगर कोई काम सही समय पर नहीं होता है तो आदमी में टेंशन ऑटोमेटिक हो ही जाता है। अगर किसी की लड़की की शादी सही समय पर नहीं हो पा रही है तो माँ बाप को टेंशन हो जाएगा। अगर सही समय से अगर मान लो किसी ने कोई काम सोच रखा, जैसे किसी ने सोच लिया है कि भाई मुझे इतने समय तक अपना घर बनवा देना है, तो नहीं हो पा रहा तो आदमी में टेंशन हो जाएगा। या जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तब हमें तनाव ज़्यादा दिखाई देता है। या हमने जो सोच रखा है या ऐसा हो जाना चाहिए था, या हम हमारे जो उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर, या हमारी उम्मीदें अगर सही हम खरा नहीं उतरते हैं तब मोस्टली हमें क्या होता है, तनाव होता है, ठीक है। हम स्वयं कई बार तनाव को अनुभव करते हैं। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है, यानी तनाव क्या भैया, नमक या काली मिर्च की तरह है। जैसे खाने में नमक बहुत ज़रूरी है, ठीक है, काली मिर्च इसी तरह तनाव भी रहता है कि जैसे खाने में नमक की आवश्यकता पड़ती है वैसे जीवन में तनाव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन खाने में इतना काली मिर्च, इतना तीखा ना हो जाए कि खाना खाया ना जाए। जीवन में इतना भी तनाव ना हो जाए कि वो तनाव आपको एक प्रकार से कह सकते हैं धीरे धीरे आपके शरीर को ही खा जाए। तो तनाव दोनों प्रकार से, यानी तनाव रहित और तनाव सहित जीवन होना चाहिए। यानी तनाव ना भी होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, और तनाव होना भी चाहिए। तनाव क्यों नहीं होना चाहिए, इतना टेंशन ना ले लो, इतनी चिंता ना कर लो कि आदमी चल ही बसे, या आदमी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या अस्पताल पहुंच जाए, या कोई बड़ी समस्या हो जाए उसके लाइफ में, ठीक है। या तनाव रहित, तनाव भी लेना बहुत जरूरी कि अगर आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे तो कोई काम ही नहीं होगा। आप जैसे आदमी बता, जैसे मान लो किसी को प्रिपरेशन करनी एग्जाम की, वो कुछ देख ही नहीं रहा, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको कुछ करना आपको लाइफ में, तो आप थोड़ा बहुत तो आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, चिंता तो करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल काम ही खराब हो जाएगा, आप कुछ ही कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके है तनाव की प्रकृति और अवधारणा को समझना, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है तनाव के दृष्टिकोण, ठीक है, ये इसमें सारे थिंकर हैं भाई, ठीक है, इसमें सारे विचारक हैं। तनाव का जो पहला दृष्टिकोण है चिकित्सा समस्थिति दृष्टिकोण है। कैन ने प्रारंभ में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा, उपरांत कहा कि तनाव का स्रोत भावनाओं के टकरार में होता है। देखो चिकित्सा और समस्थिति दृष्टिकोण बताता है कि जो भाई मेरे तनाव होता है वो कैसा होता है कि तनाव आपातकालीन होता। आपातकालीन कहा इसको भाई, अचानक कई बार लोगों में टेंशन आ जाती है, टेंशन लेते किसी बात की ना। दूसरा तनाव को कह रहे हैं तनाव भावनाओं का तकरार है, यानी जब हमारी भावनाएं, जैसे मान लो कि भाई किसी ने सोच रखा कि ऐसा हो जाएगा या उम्मीद पर वो काम नहीं हुआ तो आदमी क्या तनाव में आ जाता है, ठीक है। पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि कैनन ने तनाव का लड़ने या भाग जाने के पक्ष सामने रखा है। कैनन के अनुसार तनाव पर्यावरणीय मांग के अनुसार व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रिया है। यह दबाव बाह्य कारक है जिसमें व्यक्ति के सामान्य जीवन में करें कि तनाव जो होता है बाह्य कारक ज़्यादा हमें दिखाई देता है, नहीं तनाव बाहर से ज़्यादा आता, आंतरिक तनाव की कम बात करते हैं और जीवन में असंतुलन उत्पन्न करता है। करें भैया कि अगर तनाव रहता है तो हमारा जो लाइफ रहता है, जो जीवन रहता है वो संतुलित नहीं रहता है, डगमगाता रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई काम करना, वो आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो भाई जैसे मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, टेंशन में हो, काम ही नहीं बनेगा,
ठीक है, टेंशन लिए रहोगे तो जैसे मान लो कि कोई भी अगर हम बात करें, आदमी बोलता है नहीं दिमाग को शांत करके काम करो, दिमाग को शांत करके काम करो। अगर हम किसी चीज़ को टेंशन बहुत ज़्यादा लेंगे, जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला कि 5 मिनट में काम करके दे दो, तुम उसको डेली चाहे अचानक खुद से काम करते हो 5 मिनट आपसे काम हो जाता, लेकिन अगर कोई सामने आकर के अगर आपको जज करे भाई 5 मिनट में पूरा करना है, शायद आप 5 मिनट में काम ना कर पाएँ। तो यानी जो तनाव होता है अगर आप देखेंगे तो जीवन को असंतुलित कर देता है, यानी हमारी लाइफ में असंतुलन बन जाता है, यानी हर एक चीज़ का मैनेजमेंट सही से होने। तो पहला जो दृष्टिकोण है चिकित्सा समस्थिति दृष्टिकोण है, यानी भावनाओं की तकरार को माना जाता है, ठीक है। दूसरा जो दृष्टिकोण है ज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। यह दृष्टिकोण अगर देखोगे तो बताता है कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरणीय बीच में अंतर क्रिया। ये कहता है कि जो तनाव है व्यक्ति और यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, यानी ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसमें तनाव एक प्रकार की अंतर क्रिया करता है, यानी दोनों एक रिलेटेड है, आपस में संबंधित है। बल्कि ज्ञानात्मक मूल्यांकन पर भी ध्यान दिया केंद्रित किया है, जिसकी सहायता से व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि स्थिति घटना तनावपूर्ण है या नहीं। जैसे मान लो कि कई बार हम लोग देखते हैं ना कि जैसे मान लो हम लोगों को कोई काम करना हो तो हम लोग पहले से देखते हैं ना भाई स्थिति कैसी होगी, हमसे काम होगा या हमसे काम नहीं होगा, तो हम पहले से जान लेते हैं ना। जैसे मान लो किसी को कुछ काम करना तो भाई स्थिति पहले से पता चल जाती ना। जैसे मान लो आपको कोई काम करना, आपसे होगा या नहीं होगा, या नहीं हो पा रहा तो हम कुछ समय पहले हम उस चीज़ को लेकर के तनाव लेने लग जाते हैं ना। तो तनाव क्या ज्ञानात्मक, हम तनाव को पहले ही समझ जाते हैं, उसका एनालिसिस पहले ही कर लेते हैं कि हम काम बन पा रहा है। जैसे मान लो आपको मैं कोई काम दिया हूँ कि इसको 5 मिनट में कर देना, और कोई आदमी इसको शुरू किया है और 1 ही मिनट गया है, तो उसको पता चल जाएगा कि काम बन नहीं पा रहा है, यानी वो पहले उसका मूल्यांकन कर लेगा। एनालिसिस यानी कह सकते हैं एवेल्युएट करना, आपको रिजल्ट पहले से पता चल जाता कई बार, ठीक है। जैसे आदमी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको रिजल्ट के बारे में पहले से जानकारी हो जाना कि काम नहीं होगा, काम बनते बनते बिगड़ रहा है। कई बार बोलते हैं ना कि भाई बस बन लग रहा था हो जाएगा बाद में नहीं हो पाया। या कुछ लोग जैसे कोई काम कर रहा हो आदमी तो बोलते हैं हमें तो पहले से पता था इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी हम क्या कर लेते हैं, ज्ञानात्मक मूल्यांकन बताता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें अंदर से ही अनुभूति हो जाती है, हम उसका सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं कि काम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है भाई, तनाव होता है, ठीक है। हम पहले से इसका मेजरमेंट है, यानी हम पहले से इवेल्युएट कर लें, पहले से हमें रिजल्ट पता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी तनाव को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, उसको कोई काम करना है तो पहले से अगर वो सोच लेगा कि नहीं हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो आदमी वैसे भी प्रेशर में चला जाएगा। तो ज्ञानात्मक मूल्यांकन बताता है कि जब हम किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोच करके जब टेंशन लेने लग जाते हैं, ठीक है, काम हुआ है नहीं हुआ वह समय भी नहीं आया है, लेकिन उसको लेकर के पहले से हमारा असेसमेंट है कि भाई वो काम नहीं हो पाएगा, तब टेंशन बनती है। अगला देखिएगा व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण रॉबर्ट कैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भ्रमित और परस्पर विरोधी अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कह रहे हैं कि अगर हम लोग भ्रमित रहते हैं, भ्रमित का मतलब है कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा हमको करना क्या है, ठीक। अगर आदमी भाई मेरे भ्रमित रहेगा और परस्पर विरोधी, यानी अगर जैसे मान लो कि हमें लग रहा कि जैसे कोई इंसान सोचे कि शादी कर लें शादी नहीं करें, तो क्या रहेगा, एक तरफ मन में आएगा कर भी लेते हैं, एक तरफ मन में नहीं भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी को कोई काम करना हो तो एक तरफ से मन में आ रहा कि चलो कर लेते हैं, एक तरफ मन में आ रहा चलो नहीं करते हैं। तो ये क्या है, भ्रमित होना ना, डिसीजन नहीं ले पा रहा। अगर हम किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो क्या होता, हमें तनाव ही होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर डिसीजन अगर पसो पेश में फंसा हुआ है, ठीक है, अरे करें या ना करें, ठीक है, यानी व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण यही बताता है कि हम कई बार जब भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है, डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, या हम देख रहे हैं कि परस्पर विरोध होता है अपेक्षाओं का कि अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। तो यानी जब हम किसी डिसीजन को सही से अच्छी तरीके से ले नहीं पाते हैं तो इसको व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण बताते हैं। कौन ने इस प्रतिरूप के माध्यम से तनाव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक, यानी ये क्या है, तनाव का सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोर दिया है। इस प्रतिरूप में व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य को बताया है, यानी कह रहा है कि व्यक्ति और पर्यावरण बीच में क्या है, एक प्रकार का सामंजस्य है। इसे इंगित करता है कि व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में अच्छा सामंजस्य व्यक्ति को सामाजिक भूमिका, कह रहे हैं कि अगर हम हर चीज में सामंजस्य बना करके चलेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा भाई, हम काम भी कर पाएंगे,
हमारी जो भूमिका रहेगी वो भी अच्छी रहेगी और कौशल में भी हमारी निरंतरता रहेगी। अगर हम हर एक काम से सामंजस्य यानी हर सही समय से सही सोच के साथ सही स्ट्रेटजी के साथ अगर हम हर एक काम को सही रणनीति के साथ अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा काम अच्छा होगा। तो व्यक्ति पर्यावरण यानी व्यक्ति जो है उसका जो काम है या इन्वायरमेंट है उसके साथ अगर हम सही से अगर अटैच रहेंगे या उसको समझेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, अगर सही समय से हर एक काम को करेंगे तब व्यक्ति में क्या होगा भाई, कौशल भी बढ़ेगा और उसकी जो काम होगा वो भी पूरा हो जाएगा, उसमें दक्षता आएगी। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप सही समय से काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप में स्किल भी बढ़ेगी। जैसे मान लो कि अगर किसी आदमी को, जैसे मान लो कोई लिख रहा है तो सही टाइम से अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो आपका सही समय से काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो तुम लेट पहुंचे हो, बहुत देर कर दिया उस काम में पहुंचने में, तो क्या होगा, आपका काम ही नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है, व्यक्ति पर्यावरण यानी व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण यही बताता है कि अगर हम सामंजस्य बना करके चलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट रहेगा इसका, ठीक है। पता नहीं क्या, तीसरा देखिएगा तनाव का जो दृष्टिकोण है क्या है, मनोविश्लेषक दृष्टिकोण, ठीक है। तनाव की व्याख्या फ्रेड द्वारा दिए गए मनोविश्लेषण द्वारा आधारित है, ठीक है। व्यक्ति के दो मुख्य तत्व हैं, आदर्श और अहम, ठीक है। आत्म छवि एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और तनाव की ओर अग्रसर होते हैं। यानी हम में अगर अहम है या आत्म छवि, कई लोग अगर तनाव ले लेते हैं कि भाई हमारा छवि खराब हो जाएगी, या हम में जो अहंकार या अहम होता है उसको बता रहे हैं। आदर्श अहम को किसी व्यक्ति को पूर्णतया की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आत्म छवि व्यक्ति के स्वनिर्धारण यानी नकारात्मक या सकारात्मक को व्यक्त करती है। अतः तनाव व्यक्ति के आदर्श अहम को आत्म छवि के बीच अंतराल का परिणाम है। अतः इस दृष्टिकोण के केंद्र में किसी व्यक्तित्व में तनाव के कारणों को ढूंढ निकालना है। नहीं कह सकते, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी छवि कैसी बन जाएगी। जैसे मान लो कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि अगर इस काम को करेंगे तो लोग हमको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको लेकर के आदमी बड़ी तनाव में रहता है। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति, जैसे तुम ही पेपर देने जा रहे हो, तुम सब लोग, तो तुम लोग भी कई बार देखते हो कि अगर भाई फेल हो जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती वाला मामला हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि ऐसा हो जाएगा, यानी हम सकारात्मक नकारात्मक बहुत सोचते हैं कि काम करने से पहले कि हमारा छवि कैसे बनेगी, हमको कैसे एक प्रकार से देखेंगे, ठीक है। जैसे बेइज्जती हो जाना, इस प्रकार की, यानी हम कई बार सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। मनोविश्लेषक यानी हमने भाई पहले से विश्लेषण कर लिया है कि काम अगर खराब हो गया है तो गाली सुननी पड़ेगी या ताने सुनने पड़ेंगे या उलहने सुनने पड़ेंगे। यानी हम क्या कर लेते हैं, विश्लेषण करने, यानी उसका पहले से विश्लेषण हो गया कि ठीक है कि सकारात्मक होगा या नकारात्मक। जैसे मान लो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वो काम नहीं बन पा रहा है तो मैंने पहले से भाई एनालिसिस कर लिया है कि अगर ये काम नहीं बनेगा तो लोग मेरे को ऐसे बोलेंगे या वैसे बोलेंगे, जब इस प्रकार की चीज़ों को हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तनाव के प्रकार। तनाव जो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कैसा भाई, तो पहला अगर यूट्रस देखोगे तो यूट्रस में क्या रहता है कि तनाव अच्छा होता है, ठीक है, पॉजिटिव तनाव हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर यूट्रस में देखोगे अच्छे तनाव की तरह परिभाषित किया गया है, जिसकी उत्पत्ति वांछनीय तनाव, जिसकी वजह, जैसे भाई अगर कोई आदमी विवाह की या नौकरी को लेकर के, जैसे आज कोई मान लो कि 27-28 साल का लड़का हो गया, 20-25 साल का लड़का हो गया है, तो नौकरी की चिंता ही नहीं कर रहा, घर पे निठल्ला बैठ के खा रहा है। तो यानी अगर वो थोड़ा सा सोचेगा भाई माँ बाप मुझे जन्म दिया है, मेरा काम है करना, तो अगर इस प्रकार से तनाव लेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे शादी विवाह की बात की गई है तो यानी कुछ तनाव जो होते हैं अच्छे होते हैं। ये पहला प्रकार का जो तनाव भैया, इसको पॉजिटिव माना। जैसे किसी को एग्जाम देने जाना है तो बच्चा जो है पहले से पढ़ाई करे, सही टाइम से पढ़ाई करे, यानी उसको नहीं तो रहता है ना फेल हो जाएगा, फेल होने का डर, क्या कह सकते हो कि एग्जामिनर के लिए जो पेपर देने जा रहा है उसके लिए क्या है, अच्छा तनाव है, ठीक है। बुरा तनाव भी यही बन सकता है कि इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया, बेचारा बीमार हो गया, तो बुरा तनाव है। एक होता है न्यूट्रस। न्यूट्रस में क्या होता है कि न्यूट्रल हम हो जाते हैं यदि तनाव सहायक ना हो और नुकसान भी ना करे। यानी मान लीजिए हम तनाव ले रहे हैं लेकिन क्या तनाव तो न सपोर्ट कर रहा है या न बीच में रह जाना, तनाव के बीच में, यानी ना तो सहायक हो ना तो नुकसान करे, इसको हम न्यूट्रस बोलते हैं तनाव, ठीक है।
दूसरा है डिस्ट्रेस। डिस्टर्ब होना या डिस्टर्ब होना क्या होता है कि जब हम तनाव बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तीसरी श्रेणी है तनाव की, ठीक है। सामान्यतः लोग तनाव को जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार का श्रेणी में अगर देखो तो उत्तेजना का अनुभव अधिक होता है। उत्तेजना हम, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं क्लास पढ़ाता रहता हूं, या देखो अभी जैसे मेरी पीडीएफ रुक जाती है तो मेरे को टेंशन होने लग जाती है ना, तो इसमें एक प्रकार से स्ट्रेस वाला तनाव रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात होगी, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडिंग में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, मेरा इंटरनेट चला था, तो उस समय मुझे बहुत टेंशन थी 2 दिन तक, सच में बताऊँ, ठीक है। मैं जैसे कई बार खाना वाना नहीं खाता अगर मेरा काम नहीं बनता, या मैं ऐसा कई बार हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। देखिएगा अगला तनाव क्या होता है, ये क्या होता है तनाव की भाई ज़्यादा प्रक्रिया कि आपने टेंशन बहुत ज़्यादा ले ली। जैसे मैं कई बार टेंशन ज़्यादा ले लेता हूँ, मेरा काम अगर नहीं बनता है, ठीक है, ये जनरली मेरे साथ होता है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ होता होगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्या है, व्यावसायिक तनाव। व्यावसायिक तनाव का मतलब क्या होता है कि जब हम कहीं पर नौकरी चाकरी करते हैं, वहाँ पर जो तनाव की, मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि नौकरी में तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है नौकरी में। ज़्यादा लोग क्या है, टारगेट वारगेट मिला है, फलाना काम करना ही काम करना। जैसे मान लो कि जैसे आपको रजिस्टर बनाना है, ठीक है, 1.3 में बात करें, ठीक है, तो जैसे आपको बोला, जैसे भाई मुझे अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, या क्लास रजिस्टर बनाना है, कोई फाइल को बनाना है, मैं उसको बना ही नहीं रहा हूँ, यानी व्यावसायिक तनाव इसको बोलते हैं। जैसे आप कहीं पर नौकरी चाकरी करते हैं, यानी आप जहाँ पर काम करें, नौकरी करें, अगर वहाँ पर किसी प्रकार से आपको टेंशन या तनाव होता है, उसको हम व्यावसायिक तनाव बनते हैं, यानी जो हमारे वर्क प्लेस पर तनाव होता है, अगर हम वहाँ पर किसी प्रकार की टेंशन लेते हैं तो इस प्रकार के तनाव को बोला जाता है, क्या है, यह एक व्यावसायिक तनाव है। नौकरी चाकरी में जो सारा तनाव है उसको हम व्यावसायिक तनाव के रूप में संदर्भित करते हैं या कहा जाता है, ठीक है, उस तनाव को, ठीक है। आगे देखिएगा जो इसमें रहेगा व्यावसायिक तनाव के, देखिएगा यहाँ पर 3 चरण दिए गए। व्यावसायिक तनाव में अगर आप देखेंगे पहला चरण है हनीमून चरण, इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी आदमी की नई नई नौकरी लगती है ना, तो आदमी बड़ा उत्साहित रहता है। हनीमून चरण का मतलब जैसे किसी की शादी वादी हो जाता है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा हो रहता है कि भाई खुश रहता है आदमी शुरू में ना। तो उसी कह रहा कि अगर पहला चरण में क्या है, जैसे व्यवसाय में 3 चरण होते हैं। एक तो हनीमून, नई नई नौकरी में कर्मचारी बहुत इच्छुक होता है, उत्साहित होता है, उसको नया नया इन्वायरमेंट मिला रहता है, नई नई चुनौती मिली रहती है, लेकिन वो कई बार उसकी जो नीति है कारगर नहीं होती है, तो संचित ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, वह शिथिल हो जाता है। जैसे मान लो हनीमून चरण में कि जैसे किसी की नई नई नौकरी लगी है और बेचारा बहुत खुश है और बहुत ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये सोच रहा, कुछ भी बातें सोच रहा है, लेकिन अगर वह चीज़ें हो नहीं पाती, उसको हम क्या बोलते हैं, हनीमून चरण बोलते हैं, ठीक है। बताएं नौकरी में देखो हनीमून चरण ये बताता है, जैसे किसी नौकरियों में खास तौर से अगर कोई नौकरी करता है तो वहाँ पर 3 प्रकार का चरण होता है। पहला चरण हनीमून चरण का मतलब जैसे किसी की नई नई नौकरी लगी रहती है तो आदमी बहुत खुश रहता है, नई नई नौकरी है, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आदमी अगर उम्मीदें खरी नहीं उतरती हैं तो आदमी क्या हो जाता, उदास हो जाता है। जैसे किसी की शादी हुई हो तो भाई हनीमून को लेकर के बहुत खुश है, बहुत उम्मीदें पाल रखी इंसान ने, लेकिन मान लो वैसी बीबी नहीं निकली या काम वैसा नहीं बना तो आदमी क्या हो जाता, उदास हो जाता। नौकरी चाकरी में भी हनीमून चरण होता है। दूसरे चरण में पूर्ण कमी, कर्मचारी को हानि। देखो अगर हम कहीं पर नौकरी चाकरी करते हैं, अगर हमें पूर्ण कमी का मतलब जैसे मान लो हम कर्मचारी में थकान है, ठीक है, या थकावट है, भ्रम है, ऐसे कहता, ऐसे में या उसमें नींद नहीं ले पा रहा है, प्रभावहीनता है, तो इससे भी क्या कर्मचारी का जो मनोबल है गिरता है और उसमें एक प्रकार से क्या होती है, आप देखेंगे तनाव आता है, ठीक है। तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे जीवन क्षरण लक्षण, इस स्तर पर कर्मचारी द्वारा शारीरिक लक्षण भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्मचारी को अत्यधिक शारीरिक थकावट, अवसाद या अन्य किसी शारीरिक बीमारी का अनुभव होना। देखो कई बार जैसे हम कोई नौकरी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये तीसरा चरण है नौकरियों में। जैसे बहुत ज़्यादा काम हो गया, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चौथा जो चरण है संकट का चरण है। पिछले 3 चरण शरीर लक्षण यदि जारी रहे तो अगले चरण में संकट हो जाता। भाई अगर इतना जैसे थकावट, पलायन, अनिद्रा की वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप अल्सर या उच्च रक्त यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर क्या होगा, देखो शुरू में क्या था, पहले दिन कर्मचारी बहुत खुश था हनीमून चरण में, दूसरे में
काम नहीं कर पाया तो टेंशन हो गया। तीसरे में हम देखते हैं कि कर्मचारी में कई प्रकार के थकान, अवसाद, इस प्रकार की चीजें होती हैं। चौथे चरण में कह सकते हो भैया कर्मचारी में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या गंभीर बीमारी हो सकती है। पांचवें चरण में क्या होता है, दीवार पीटना, यह अंतिम चरण है। इस चरण में कर्मचारी पूर्ण तरह से थक जाता है, उसमें उत्पादकता और निष्पादन गंभीर रूप से, यानी अब वो कुछ काम नहीं कर पाता है और जो भी काम करने जाता है काम बनता नहीं, यानी अगर उसको प्रोडक्शन करना है, कुछ भी करना है या काम करना है तो काम भी सही से नहीं कर पाता है। और नौकरी में हमें क्या होते हैं, ये 5 चरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है तनाव एवं निष्पादन। कार्य निष्पादन में कमी, नौकरी में असंतोष, यहाँ तक कि कार्यस्थल में अनुपस्थिति भी। देखिए अगर कर्मचारी में तनाव क्यों आता है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई काम दिया गया है, आप सही से काम नहीं कर पाते हैं, या नौकरी को लेकर के आपको नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, या मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलती है, तो लोगों में क्या रहता है भाई, टेंशन ही रहता है। यहाँ तक कि अगर आपका जो वर्क प्लेस है, आप बहुत ज़्यादा छुट्टी उट्टी मारते हो, या आपका जो वर्क प्लेस है आपको कोई परेशान करता है, या आपके वर्क प्लेस में गर्मी है, ठंडी है, या माहौल अच्छा नहीं है, तब भी जो कर्मचारी होता है वह सही ढंग से या सही काम नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तनाव के कारण, जैसे उत्तरदायित्व, तनाव कारक कार्य, शारीरिक अवस्था, जीवन की घटनाएं, भावनात्मक श्रम, विद्यालय कार्यस्थल संस्कृति। यानी तनाव के कारण क्या हैं, जैसे मान लो आप पर ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारियां क्या करती हैं, तनाव लाती हैं। शरीर का कारक, यानी तनाव, जैसे मान लो आपके शरीर में कोई दिक्कत है या टेंशन बहुत ले, तब तनाव होगा। शारीरिक अवस्था भी हमारे तनाव को जन्म देती है। जीवन में कुछ उठापटक हो गई, जीवन में ऊंच नीच हो गया, जीवन में कोई घटना घट गई, तब भी हमारे शरीर हमें तनाव होता है। भावनात्मक श्रम, यानी हम मान लीजिए हमने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी है। ठीक है, जैसे मान लो कि लोगों में तनाव, जैसे भाई कोई लड़का लड़की है तो मोस्टली हम उसमें क्या देखते हैं, पहले जैसे लड़की छोड़ करके चली गई तो लड़का तो बेचारा वो देवदास बन जाता है, तो एक प्रकार का तनाव ही तो है। ये भावनात्मक तनाव भैया, रिश्ते में टूट, जैसे पति पत्नी का रिलेशन टूट जाता तो भाई जैसे हस्बैंड है खुश है, पत्नी बेचारी दुखी रहेगी, कैसे पालन पोषण करेंगे बच्चों का, कैसे क्या करेंगे। भावनात्मक तनाव यानी हमारा किसी से रिलेशन है, संबंध है, लेकिन रिलेशन या संबंध को टूट जाने पर जो तनाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भावनात्मक तनाव। कॉलेज पर या हम जहाँ स्कूल कॉलेज में रहते हैं, जो हमारा कार्यस्थल है, वहाँ पर भी हम तनाव को अनुभव करते हैं। ये सारा क्या है, तनाव के कारण है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है भाई, तनाव के कारण, रीजन क्या, कौन कौन कारणों से तनाव होता है। और इस प्रकार से जैसे यहाँ पर बना रखा है डायग्राम में, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी डायग्राम को जरूर बना करके आना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि तनाव के लक्षण कौन कौन से हैं। तनाव के अगर लक्षण देखेंगे, व्यवहारिक लक्षण अगर देखोगे तो अगर व्यक्ति में तनाव होता है तो लक्षण क्या दिखाई दे, लक्षण का मतलब समझते हो, देखा होगा कोई आदमी टेंशन ले लेता तो आंखें लाल हो जाती हैं। शरीर व्यवहार में देखो, मान लो अगर कोई आदमी में तनाव में रहेगा तो हमको क्या दिखाई देगा, एक तो कोई काम करेगा तो काम सही से होगा नहीं, यानी निष्पादन का मतलब यानी उसके काम में गिरावट रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी 1 घंटे में 10 काम करता है तो 2 घंटे में 2 ही काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। प्रभावशीलता में कमी, यानी उसका जो प्रभाव होगा यानी जो उसका कम हो जाएगा। मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करेगा, अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो ज़्यादातर हम सामान्यतः क्या देखते हैं भाई, दारू वारू पीने लग जाता है, शराब का सेवन करने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शराब पिएंगे तो शराब क्या करती है, दिमाग को शांत कर देती है, दिमाग को ठंडा कर देती है। ठीक है, यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि एक दूसरे वे में आपको ले जाती है। ठीक है, जहां पर आपको दिमाग को क्या करती थी, बिल्कुल रिलैक्स कर देती बॉडी को। ठीक है, तो अगर व्यक्ति तनाव में रहता है, जैसे मान लो भाई लड़की वड़की छोड़ के चली जाती है, या कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन हो गई है, या भाई अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, या घर में कोई व्यक्ति गुजर जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, शराब का सेवन करता है, और शराब हमारे दिमाग को क्या करती है, बिल्कुल शून्य यानी बिल्कुल ठंडा कर देती है, शिथिल कर देती है। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इसलिए कई बार देखा कि शराब का लोग सेवन करते हैं। ठीक है, दुर्घटना की संभावना, आंतरिक व्यवहार, अप्रभावी समय प्रबंधन, जैसे खान पान, भूख में बदलाव, विलंबन, तेजी से खाना खाना, तेज चलना, जैसे बहुत सारे लोग बहुत तेज चलते हैं उसमें तनाव हो सकता है, या बहुत तेजी से बोलते हैं उसमें भी तनाव हो सकता है। ये सारे क्या है, व्यवहारिक लक्षण दिखाए जाए। अगर किसी व्यक्ति में तनाव है तो ये सारे लक्षण उसमें दिखेंगे।
हमको सामान्य सिंपल ही दिख जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आराम आराम से पहले बात करता था, लेकिन आज देखा नहीं होगा, अगर कोई आदमी चोरी कर लेता है, अगर मान लो किसी की गलती पकड़ी जाती तो वैसे डर जाता, शक पका जाता है। आप देखा होगा पुलिस कैसे चोरों को पकड़ लेती है, पहले से उसके पैर वैर कांप जाते हैं भाई मेरे। ये व्यवहारिक लक्षण है। अगर किसी ने गलत कर रखा होगा तो मान लो अगर उससे पूछा जाएगा तो पहले से हड़बड़ा जाएगा, बातें बना नहीं पाएगा या डर जाएगा। ये क्या व्यवहारिक रूप में हमें तनाव दिखता है, ठीक है, सिंपली दिख जाएगा। दूसरा है ज्ञानात्मक लक्षण। ज्ञानात्मक लक्षण में क्या रहता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति में तनाव रहता है तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उससे देखा नहीं होगा, अगर किसी में तनाव हो तो अकेला बैठ करके हमेशा सोचता रह गए भगवान पता नहीं क्या होगा। जैसे लोग अपने जैसे माँ बाप लड़की की शादी के लिए पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा, उसको शादी कब होगी, ये क्या है बहुत चिंता में रहना, विचारों का तीव्र होना, अव्यवस्थित यानी सोचना समझना, यही लेकिन बहुत सारा आदमी सोचते समझते रहते, होता नहीं टेंशन। तो देखा होगा कई लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, ये भी एक प्रकार का तनाव है। भावनात्मक लक्षण यानी भावनात्मक लक्षण क्या दिखाई देता है, अगर तनाव रहेगा तो कुंठा आ जाती है, यदि आदमी कुंठित हो जाता है या कोई उसको चीज़ अच्छी नहीं लगती है, निराशा रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी तो आदमी क्या हो जाता है, जैसे कि कोई है अगर उसको टेंशन में है तो काम बोलेगे नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई सुनेगा ही, तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। अगर मान लो जैसे कई बार देखते हो ना, जैसे छोटा सा बच्चा है, अगर उसकी बातें नहीं मानी जाए तो बच्चा क्या कर देता है, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस प्रकार की चीज़ें इंसानों में आती हैं, ठीक है, जब तनाव रहता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। अकेलापन, नाकाबिल, इस चीज़ का एहसास। शारीरिक लक्षण हमें तनाव के क्या दिखाई देते हैं, तो भाई शरीर में क्या लक्षण दिखाएगा, अगर तनाव रहेगा तो ऊर्जा की कमी, ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अगर तनाव या टेंशन रहती है हमारा शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी, ठीक है। थकावट बहुत ज़्यादा लगेगी, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, दिल धड़केगा, मुंह बार बार सूख जाना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये हमारा क्या होता है, तनाव का शारीरिक लक्षण है। तो तनाव जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो व्यवहारिक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, भावनात्मक भी होता है और शारीरिक लक्षण, इसमें हम तनाव को देख सकते हैं। आप सबने देखा कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसके हमें बाहर से दिख जाता है, गुस्से में रहेगा या कई बार लोगों की गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, या जैसे देखो हाथ भींचने लग जाते हैं, मुट्ठी बांधना गुस्से में लोग करता है, जैसे दांत पीसना भी तनाव में आता है। जैसे किसी पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आता है ना, तो तनाव कई प्रकार का। और शारीरिक लक्षणों में यानी शरीर पर दिख गया तनाव, भाई बीमार उमार जब पड़ जाएगा तो सबको पता है भैया शरीर पर यानी शरीर की बॉडी में अगर कोई चेंज आ गया या रिफ्लेक्शन कर रही है उसको, जैसे सर दर्द है, माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, बीपी हम जिसको बोलते हैं बीपी हाई हो जाना, सारा शारीरिक लक्षण है। भावनात्मक के में क्या होता है कि उदासी छा जाती, जैसे देवदास उदास जो बन जाते हैं ना, जैसे कोई किसी को जैसे रिश्ता टूट गया है, ठीक है, या मान लीजिए अगर आप क्या बोलते हैं उसको, जो एक दूसरे को छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है, उसमें भी देखते हो भाई एक प्रकार की आदमी भावनात्मक, जैसे मान लो कि किसी से हमारी भावनाएं बहुत जुड़ी हैं और भावनाओं को अगर ठोस पहुंचाता है तब भावनात्मक लक्षण तनाव में हमें दिखाई देता है। यानी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया। वही जब गाने वाने जो दुनिया भर के लोगों ने बना रखे ना, ये उसी प्रकार का तनाव, जैसे फिल्मों में तुम सब लोग देख, जैसे देवदास वाली फिल्म है, ठीक है, उस प्रकार का तनाव है, ठीक है। ज्ञानात्मक में क्या था, आदमी बहुत चिंता में रहता, टेंशन में सोचता विचारता रहता, सोचता बहुत ज़्यादा ज्ञानात्मक में, ठीक है। और व्यवहारिक लक्षण में क्या था कि हमें व्यवहार में बाहर से भैया दिख जाएगा कि व्यक्ति में तनाव है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो यही जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तनाव के स्रोत अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा हो सकता है दृष्टिकोण का संघर्ष है, परिहार संघर्ष है, दृष्टि परिहार संघर्ष है, और बहिभाग दृष्टि परिहार संघर्ष, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसको भी एक बार आप जरूर देख लेना चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। समय प्रबंधन को समझना, ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। भाई समय प्रबंधन को समझने का, समय प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो सबको पता कि भाई अगर हम समय प्रबंधन करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे समय प्रबंधन तकनीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीकें हैं, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ। समय प्रबंधन यानी प्रशासक, यानी आप कहीं पर हैं, मैनेजमेंट को चलाते हैं, तो अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपका काम जल्दी से होगा, सही समय से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना इसमें समय प्रबंधन, ठीक है,
अर्थ और इसका महत्व क्या है। समय प्रबंधन समय के सर्वोत्तम उपयोग की बात करता है, यानी अगर हम कह रहे हैं भैया कि अगर हम समय का सही से उपयोग करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है उपलब्ध समय को विशेष रूप से काम में लेना, यानी हमारे पास जो समय है हम सही समय से अगर अपने काम को कर लेते हैं तो इसको क्या है, इसको हम समय प्रबंधन कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह समय प्रबंधन होता है। ठीक है, यह पृष्ठभूमि में चलता रहता है, इससे आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। अगर हम समय प्रबंधन करेंगे तो हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर हम टाइम को मैनेज करके चलेंगे, सही समय से उठेंगे, सही समय से कहीं पर जाएंगे, सही समय से काम करेंगे, तब हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। तो समय प्रबंधन का अर्थ क्या है पूछा जाता है, दो चीज़ें। दूसरा है महत्व पूछा जाता है। तो अगर आप महत्व देखेंगे तो समय प्रबंधन का महत्व क्या है, समय प्रबंधन का महत्व देखोगे, समय प्रबंधन कैसे, देखो अगर हम योजना बनाएंगे तो समय प्रबंधन अच्छी तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो आपको टाइम मैनेजमेंट करना, तो कैसे करोगे, हर एक काम को करने के लिए भाई आप क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, कब आना है, कब जाना है, कब क्या करना, कब क्या करना, यानी आप उसकी पूरी क्या बना लेंगे, रूपरेखा बना लेंगे उसका पूरा। ठीक है, यानी आप उसकी कार्य सूची बना लेंगे कब क्या करना है। दूसरा हम क्या करते हैं, कार्य के महत्व को प्राथमिकता, जिसे समय प्रबंधन हमें करना, तो हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, यानी प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है, जैसे मान लो 10 दिन हमारे पास और 10 दिन में हमें कुछ करने हैं, तो हम पहले देख लेंगे पहला दिन जो हमारे लिए कौन सा जरूरी काम है जिसे हमें पहले करना चाहिए, यानी काम का कौन सा काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको अगर हम पहले करते हैं, जो कम महत्वपूर्ण है उसको हम बाद में करते हैं, या अभी समय के लिए कौन सा काम जरूरी है, इस प्रकार से। यानी अगर हम काम के महत्व के आधार पर समय प्रबंधन करेंगे तो भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। टीम के सदस्यों के बीच में जिम्मेदारियां कि अगर हमें समय प्रबंधन करना है तो अगर हमारी जो टीम है, ठीक है, अगर हम टीम वर्क करते हैं तो टीम के जो लोग हैं अगर उनमें हम जिम्मेदारियों को बंटवारा करते हैं, जैसे मान लो आपका कोई काम करवाना है और आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को उनके अपने अपने सबके काम बता दो। ये नहीं कि सबको 10 को इकट्ठा बता दिया कि ये काम करना है, तो काम नहीं हो पाएगा। सबकी क्या क्या जिम्मेदारी, जैसे मान लो कि एक काम है उसमें 5 चीज है, तो 5 लोग हैं तो सबको बता दो तुमको ये करना है, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तो सभी लोग सबको पता रहेगा कि हमें क्या करना, नहीं तो बेचारे कंफ्यूज रहेंगे क्या करना नहीं करना, तो काम नहीं होगा। यानी अगर हम जैसे टीम वर्क करते हैं तो हर एक मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक मेंबर को क्या काम करना है, अगर हम इस प्रकार की जिम्मेदारी बताते हैं हम समय प्रबंधन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगला सफलता प्राप्त करने में कर सकते हैं। अगर हम समय को सही से अच्छे से मैनेज करेंगे तो हम सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप भाई अगर कोई बच्चा सही समय से सही टाइम से पढ़ना शुरू कर देगा तो उसको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं, या उसको नंबर ज़्यादा मिल सकता है, या उसको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, समय प्रबंधन करने से क्या लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, यानी हमारी जो डेडलाइन है, समय सीमा का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, जैसे आप लोग बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई मान लीजिए कि अगर कोई 3 साल का कोर्स है, ठीक है, तो अगर हम सही समय पर सही सारे काम करेंगे तो हमारी जो डिग्री होगी सही समय पर हो जाएगी। यानी अगर हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो टारगेट है, अगर हम समय प्रबंधन करेंगे तो हमारा जो काम होगा वह सही समय से समाप्त हो जाएगा, सही समय पर हो जाएगा। ठीक है, अगला आवंटित समय में कार्य पूरा करना, कि करें कि जैसे मान लो किसी को काम करने के लिए 2 घंटे मिले हैं, तो अगर हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो 2 घंटे में हम काम को पूरा कर लेंगे। जैसे कोई पेपर लिखने बैठा है तो उसका आप देखोगे इसका पेपर 2 घंटे का, लेकिन काफ़ी लोग बताएंगे कि समय ही चला गया, टीचर ने कॉपी ले ली। इसका मतलब क्या कि वो 5 क्वेश्चन लिखने में समय को सही से मैनेज नहीं कर पाए, किसी क्वेश्चन को उन्होंने ज़्यादा लिख दिया। तो यही बात की जा रही है कि अगर हमारा जो काम है, ठीक है, या जो हम कोई काम कर रहे हैं अगर उसको सही से मैनेज करेंगे तो हम कम समय में या सही टाइम से काम को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा समय प्रबंधन का महत्व क्या है, कि अगर हम समय प्रबंधन करते हैं तो क्या रहेगा भाई, व्यक्ति अपडेट रहेगा, ठीक है, या हमारा जो संगठन रहेगा वो हर एक काम को डेडलाइन पर काम कर लेगा। समय सीमा के भीतर काम करने से उत्पादकता बढ़ती है, ठीक, कौशल बढ़ता है, कर्मचारी जो रहते हैं उनकी आजीविका पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय प्रबंधन अनुशासन सिखाएगा, अगर हम सही समय से काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, ध्यान देने बात यह कि प्रभावी समय प्रबंधन एक व्यक्ति को सफलता की शिखर करें, कि अगर हम सही समय से सही काम करेंगे,
हर एक काम को सही समय पर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, शिखर पर पहुंच सकते हैं, नंबर 1 तक पहुंच सकते हैं अगर हम क्या करेंगे, काम करेंगे और सही समय पर सही डिसीजन लेंगे। तो भाई कोई काम है, जैसे मान लो किसी को टॉप करना है तो भाई समय से पढ़ाई करेगा, पहले दिन से पढ़ाई करेगा, ये नहीं पेपर के 2 दिन बाद कॉपी खोल करके पढ़ रहा है तो भाई आप शिखर पर नहीं पहुंच सकते, आप एक बीच में रह जाएंगे, अटक जाएंगे। लेकिन अगर हम सही समय से काम करना शुरू करेंगे तो किसी भी काम में हम टॉप लेवल तक भी जा सकते हैं। अगर सही समय, देखो समय अपव्यय यानी समय बर्बाद करने का रिजल्ट क्या है, तो सबको पता है कि भाई समय अगर कोई व्यक्ति खराब करता है तो समय खराब करने से क्या, समय अगर कोई व्यक्ति, अपव्यय का मतलब बर्बाद करना, समय यानी अगर हम समय खराब करते हैं, भैया बोला भी गया ना कि जो आदमी समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है, ये सबको पता है ना, इसे बोला जाता ना कि जो आदमी समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। अब देखो मान लीजिए भाई आप मान लीजिए कि आपका समय था, पढ़ना था, लेकिन आप समय पर नहीं पढ़े तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई भी काम हो, जो भी आदमी समय को बर्बाद किया है समय ने उसको बर्बाद कर दिया, ये सबको पता। तो भाई समय अगर हम खराब करते हैं तो उसका क्या, समय अपव्यय करने के परिणाम रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारा कोई काम सही समय से नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं काम लेगा, हमें तनाव ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हम किसी चीज़ में समन्वय नहीं कर पाएंगे, काम जो करेंगे उसमें गुणवत्ता नहीं रहेगी। ठीक है, यानी क्या होगा, इसमें समय बर्बाद करने का रिजल्ट यही निकलेगा। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं तो सही समय से नहीं हो रहा है, जितना उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, जितना रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं निकलेगा अगर हम क्या करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। तो समय प्रबंधन के लाभ, अगर हम समय का प्रबंधन करते हैं तो समय प्रबंधन का लाभ क्या होगा भाई, हमारा काम सही समय से होगा, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, हम में आत्मविश्वास बना रहेगा, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा अगर हम काम को सही समय से करते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कार्यों को अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्क होगा जल्दी हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण काम। अगर हमारा संगठन है, कोई कंपनी है तो संगठन में कुशलता आएगी, कर्मचारी पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे अगर अनुशासन रहेगा, समय प्रबंधन करेंगे, पूर्वानुमान और योजना कौशल में उन्नत होंगे, यानी हम किसी भी काम को करने से पहले अनुमान लगा लेंगे इतना समय में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी समय प्रबंधन के लाभ क्या है और समय बर्बाद करने का रिजल्ट क्या निकलेगा तो सबको पता है। अगर कोई समय खराब करता है तो भाई समय उसको एक दिन बर्बाद करके छोड़ता है, वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 में है। ठीक है, समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक है, समय प्रबंधन तकनीक जैसे स्मार्ट लक्ष्य करें, प्रभावी योजना बनाएं, प्राथमिकता दें, टू लिस्ट करें यानी हर काम की लिस्ट बना लें, 80-20 सिद्धांत है, स्वप्रबंधन करें। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, समय को प्रबंधन करते हैं, समय को मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, समय मैनेज करने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए कौन कौन सी तकनीक है, ये तकनीक वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। भाई अगर स्मार्टली वर्क करेंगे तो समय प्रबंधन, स्मार्टली वर्क से हम समय प्रबंधन, अगर हम योजना बनाते हैं, ठीक है, ये कब करना कब नहीं करना है, पूरी रूपरेखा बनाते हैं, अच्छी बात है, इससे भी समय प्रबंधन होता है, तकनीक है। लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, या पूर्ण होने तक कार्य करना, ये जब कोई भी अगर काम करें जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना चाहिए, ये भी समय प्रबंधन की तकनीक है। ठीक है, हम सुव्यवस्थित वर्क करें, ठीक है, या समय का लेखा जोखा करके हम क्या करें, काम को करें, इससे भी हमारा क्या होगा, समय प्रबंधन हो सकता है। तो समय प्रबंधन की तकनीकें कौन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, समय प्रबंधन के लिए कौशल, भाई अगर हमें समय प्रबंधन करना है इसके लिए हमारे अंदर में क्या क्या होना चाहिए, भाई हमारे अंदर में हमको हमेशा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, स्मार्ट लक्ष्य के साथ काम करना पड़ेगा, हर एक काम करने के लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर या गैजेट्स का हम यूज कर सकते हैं अगर हमें काम करना है, स्मार्टली वर्क करना है। कार्यस्थल पर स्वामित्व या जिम्मेदारी लेना, यानी हम हर एक काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हमारा जो काम होगा अच्छे से होगा। कार्यस्थल पर समय अब भी दूर करना, यानी कार्यस्थल पर अगर कोई ऐसी जो चीज़ है जो खराब है उसको हटा दें, या ऐसा जहाँ पर हमारा समय खराब होता है हम वहाँ पर ना जाएं। तो समय प्रबंधन के लिए हमारे अंदर में कौशल क्या क्या स्किल होनी चाहिए, भाई अगर आदमी में स्किल रहेगी तभी तो टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा। भाई सही से उठना चाहिए, सही समय से जाग जाओ, जैसे मान लो किसी को एग्जाम देने जाओ तो सही समय से जाग जाओ, सही समय से पढ़ लो, यही तो हमारे अंदर में स्किल होनी चाहिए। सही समय से हम सब्जेक्ट को रीड कर लें तभी तो जा करके लिख पाएंगे। तो समय प्रबंधन के कौन कौन से कौशल हैं, ठीक है, कौशल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही इसमें है। समय प्रबंधन में प्रशासक, प्रशासक का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप कहीं पर काम करते हैं, प्रशासन यानी
जैसे मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी में भाई अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो आप क्या है, प्रशासक हैं, आप उस आपकी देख रेख में अगर कोई काम हो रहा है, तो अगर आप ही एक प्रकार से देखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो क्या होगा, वहां पर भी काम नहीं बन पाएगा। तो जो प्रशासक होता, जो मैनेजमेंट होता, उसकी बड़ी भूमिका होती है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे मान लो जैसे मान लो जो एग्जाम हुआ, जैसे आपका एग्जाम 2 घंटे का है, बोलो हाँ, लेकिन एक बात बताओ, आपको पेपर लोगों ने पकड़ा दिया है, 2 बजे से 4 बजे तक का पेपर था, लेकिन मान लो 3:30 बज गया, 4:30 बज गया है, ये क्या है, समय प्रबंधन नहीं किया गया ना। अरे 2 घंटे में पेपर लेना चाहिए। यानी जो प्रशासक है, जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट ढीली ढाली है तो क्या होगा, समय प्रबंधन नहीं हो पाता। अरे देखते हैं जैसे गुण वाले किताब नहीं बेचते हैं भैया, क्या है, प्रशासक यानी मैनेजमेंट ही है, विलम्ब होना, मैनेजमेंट हो है, मैनेजमेंट खराब है, क्या है, क्या प्रशासक जो है उसकी भी भूमिका समय प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण है। देखते नहीं बच्चों के पास किताबें नहीं आती, बुक्स नहीं आती हैं, क्या भाई लड़का पेपर नहीं दे पाता, पेपर में फेल हो जाता है। अगर किताबें नहीं भेजेंगे क्या है, यानी जो हमारा मैनेजमेंट है खराब है, इसलिए तो लड़का फेल हो जा रहा है, बैक आ जा रही है। उसके पास किताबें नहीं भेजोगे तुम, एग्जाम से 10 दिन पहले, महीने पहले किताब आएंगी, तो क्या है भाई, हमारा जो मैनेजमेंट है खराब। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट खराब रहेगा तो उसमें जो अंडर जो भी लोग रहेंगे कोई सही से काम नहीं कर पाएगा। अरे मैनेजमेंट उन लोगों को मैनेज नहीं कर पाती है, ठीक है। इसको बोले 2.6 में, तो चैप्टर नंबर 6 में जो जो इंपॉर्टेंट है यही सारा है, सेकंड चैप्टर में वही आपको पढ़ करके जाना है। अगर समय प्रबंधन होगा तो हमारा जो कर्मचारी रहेगा वो सही रिजल्ट देगा। जैसे आप कहीं पर नौकरी करते हैं और आप वहाँ का जो मैनेजमेंट है आपको सही समय से बुलाता है, सही समय से घर भेजता है, आपकी सारी चीज़ों को देखता है, तो क्या होगा, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं आप बेहतर वर्क कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 3, तनाव के प्रतिरूप, यानी तनाव किन किन रूपों में होता है, ठीक है। तनाव के प्रतिरूप जो बताए गए ये 3.2 में है। इसमें पूरा नहीं पूछा जाता है, इसमें एक एक करके उठाते हैं। जैसे वो पूछेंगे ज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप क्या है, सामान्य अनुकूलन संलक्षणा क्या है, या संघर्ष पलायन प्रतिक्रिया क्या है, पूरा नहीं पूछते हैं, इसमें एक एक पॉइंट को उठाते हैं लोग, ठीक है। जैसे 3.2 है, चलो मैंने मान लिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पूरी चीज़ को उठाते हैं, ठीक है। देखिएगा, तनाव के प्रतिरूप का मतलब मोस्टली ये होता है, अगर आप देखेंगे कि समस्या के बचाव के उपचार के सुझाव क्या हैं। जैसे मान लो कि अगर हम समय प्रबंधन नहीं करें, बचाव क्या भाई, समय प्रबंधन हम सही समय से कर पाएँ, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे बात कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को करें बुखार है, तो बुखार क्यों है, यानी करें कि अगर हमें तनाव आ रहा है तो तनाव के कारण क्या है, तनाव के रीजन क्या है। अगर कोई व्यक्ति टेंशन ले रहा है तो टेंशन का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक तनाव को दूर नहीं किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं भाई, अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है, तनाव का कारण क्या है, तनाव का रीजन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसको लेकर के यहाँ पर कई सारे बताए गए। तो तनाव के प्रतिरूप, तनाव के जो कौन कौन से रूप हैं, देखिएगा। पहला, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया। कैनन ने शुरू में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा, आगे विस्तार से बताया कि तनाव संवेग या संवेगों का संघर्ष है, यानी हमारे मन में जो संवेग उठते हैं, जो वेग उठते हैं, इनमें एक प्रकार का संघर्ष बताया है। कैन ने तनाव के संबंध में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया को सामने रखा है। केन के अनुसार तनाव एक पर्यावरणीय मांग है जिसके कारण किसी व्यक्ति में प्राकृतिक स्थिर स्थिति में असंतुलन उत्पन्न होता है। करें कि अगर हम किसी भी काम को, पर्यावरणीय मांग का एक प्रकार की मांग है, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो कि आपको कोई काम दिया गया है और आप सही समय से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति में क्या था भाई, असंतुलन होता है ना। जैसे आपको कोई काम दिया गया है, आप सही समय से काम नहीं कर पाएंगे, तो सही समय पर आपने काम नहीं किया, तो क्या होगा, आप में तनाव होगा ना। तो तनाव के रूप कौन कौन से हैं, यानी कह सकती हूँ कि अगर व्यक्ति में तनाव होता है, तनाव आने के कारण क्या है, यानी हमें उन कारणों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो संघर्ष और पलायन ये होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लग रही है, बहुत मुश्किल काम है, तो क्या होगा, आपके जैसे आपको मैंने कोई काम दिया, ठीक है, या आप में कोई चीज़ है, कोई बात है, बार बार उठ के किसी बात का दुख है, तकलीफ है, क्या होता है, व्यक्ति में तनाव करती है, ठीक है। यानी संघर्ष, कोई कहीं पर भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो स्ट्रगल जो करते हैं क्या होता है भाई, उनमें हमेशा टेंशन बनी रहती है ना।
या कहीं पर हम पलायन की बात करते हैं, जैसे हम किसी काम को छोड़ करके भागते क्यों हैं, उसका भी कारण है कि तनाव होता है। ठीक है, इस कारण कह रहे हैं। देखो यहाँ पर जो बताई जा रही है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो डराने वाली हो, तो वह खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, स्थिति से फरार या भाग सकता है। इस कारण व्यक्ति कुछ शारीरिक परिवर्तन का अनुभव करेगा तो उसे संघर्ष या पलायन के लिए तैयार है। इन शारीरिक परिवर्तन में पसीना आना, मुंह सूखना, मांसपेशियां, जैसे मान लो हम किसी को काम को कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि काम नहीं होगा, तब व्यक्ति क्या करेगा, तनाव लेगा और उस काम को छोड़ करके भैया भाग भी सकता है। देखते नहीं हो बहुत सारे लोगों के पसीना आने लग जाता है, कोई काम करते रहते हैं या किसी प्रकार की चीजें आने लगती ना, जैसे उनको लग एहसास हो जाएगा काम नहीं बन पा रहा है। जैसे काम नहीं बन पा रहा तो आदमी क्या पसीना पसीना हो जाता ना, मांसपेशियां सूख जाती हैं, मुंह में मांसपेशी में खिंचाव आ जाएगा, पसीना आ जाता है। क्या पसीना कब आता है, हमें पता चला भैया काम ही नहीं हो पा रहा है, तब हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों की पुतलियां फैल सकती हैं। कब क्या होता है भाई, तनाव करें कि तनाव को हम कैसे जान रहे हैं कि तनाव का कारण क्या है। तो अगर मान लीजिए अगर किसी काम को बहुत ज़्यादा संघर्ष है, ठीक है, संघर्ष और पलायन, आप काम को छोड़ करके भागना चाहते हैं या आपसे काम हो नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार से चीज़ें आपके पास जरूर होंगी, संघर्ष पलायन। जी सर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत चित्र भी बना रखा, फोटो बना रखी, इसको देख लीजिएगा। दूसरा सामान्य अनुकूलन संरक्षण, इसमें क्या होता है कि इसके तीन चरण है। पहले चरण में कहा जाता है कि उनके द्वारा बताया कि पहले चरण में अलार्म प्रतिक्रिया, जिसका अर्थ है प्रतिरोध की कमी, या चरण संघर्ष या पलायनगी की प्रतिक्रिया का कहता है। इस चरण के दौरान अगर आप देखेंगे तो स्वायत्ता या तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। जैसे हम किसी काम को करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आदमी को सामान्यता पता चल जाए। जैसे मान लो कि अगर बोलते हैं, जैसे मान लो मूलता बोला जाता है कि अगर भाई अगर हमारे अंदर से एक प्रकार की फीलिंग नहीं आती, अगर हम किसी काम को करते रहते हैं, सामान्यता हमें पता चल जाता कि काम होगा या नहीं होगा। इस कारण से भी क्या था, व्यक्ति जो क्या करता भाई, टेंशन लेता है या उसमें तनाव आता है। ठीक है, सामान्य अनुकूलन की अगर हम बात करें। दूसरा है ज्ञानात्मक मूल्यांकन, यानी हमने पहले से उसका एनालिसिस कर लिया है, एवेल्युएट कर लिया, काम नहीं हो पाएगा। जैसे करें भैया कि अगर किसी व्यक्ति में तनाव आ रहा है तो उसको पहले से अगर जैसे मान लो किसी बच्चे ने तैयारी नहीं कर रखी है, तो उसको पहले से पता है कि रिजल्ट हमारा खराब आएगा, तो क्या होगा, इससे तनाव होगा ना। नहीं, पहले से सेल्फ असेसमेंट हम जिसको बोलते हैं ना, आपने पहले से आकलन कर लिया किसी चीज का। जब हम किसी काम का आकलन पहले से कर लेते हैं तब हमें तनाव आने की ज्यादा संभावना जरूर रहेगी। भाई आपको तो पहले से पता चल गया कि आप काम ही नहीं होगा, या उसमें फेलियर मिलना है, या उसमें आप सफल नहीं होंगे। तो इस ऐसे क्या, जब हम पहले से किसी चीज का मूल्यांकन कर लें, अब रिजल्ट पहले से जान लें, तब तनाव हो सकता है, या रिजल्ट के बारे में पहले से आभास हो जाता है तब भी तनाव आ सकता है। ज्ञानात्मक मूल्यांकन में यही चीजें होती है। ठीक है, व्यक्ति पर्यावरण, अब देखो व्यक्ति पर्यावरण में अगर हम व्यक्ति जो है, अगर पर्यावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर उसके साथ हम समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं, तब भी तनाव का कारण हो सकता है। समन्वय, कोई भी काम हमें करना, उसके साथ हमारा समन्वय या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन अगर सही नहीं रहेगा किसी काम के साथ, तभी हो सकता है। ये सारे क्या है, उसके लक्षण बता रहे हैं। आनुवांशिक व्यवस्था या सिद्धांत मुख्य केंद्र है, जीनोटाइप और फेनोटाइप की सहायता में तनाव को रोकता है। कैसे इसका सामना किया जाता है। जीनोटाइप या फोनोटाइप शब्द है कि जीनोटाइप में किसी व्यक्ति के माता पिता का आनुवांशिक संरचना दर्शाता है कि फोनोटाइप व्यक्ति के शारीरिक विशेषता। जैसे मान लो कि आदमी की जो शारीरिक बनावट है माता पिता के अनुसार, उसको कई बार जैसे तनाव होता ना, पीढ़ी दर पीढ़ी भी तनाव चल सकता है। जैसे किसी के शरीर में भाई बॉडी में अगर कोई चीज़ नहीं, तब भी तनाव हो सकता है। जैसे कोई कमी होना, जैसे मान लो आपके शरीर में कोई कमी है या उसमें कमी है, तब भी व्यक्ति में तनाव हो सकता है। ये सारे कारण क्या है, तनाव। इसमें एक काम करना, ये जो निष्कर्ष लिखा गया है 3.3 में, ये इसको पढ़ करके जरूर जाना भाई तीसरे चैप्टर के लिए। तीसरे चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, ये जो 3.3 में निष्कर्ष लिखा है, इस निष्कर्ष को एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो तनाव आ रहा है उसका स्रोत क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है। कोई व्यक्ति अगर तनाव ले रहा है तो क्यों ले रहा है, अरे भैया पहले से तुमने अनुमान लगा लिया कि काम नहीं बनेगा, ठीक है, या समय का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब तो सामान्यता आपको सडनली आपको पता, अचानक
अब वैसे भी अनुमान आप लगा लिया, अनुमान आधारित। तो ये सारे जब हम किसी, जैसे मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमको काम करने में बहुत मुश्किल आ रही है तो तनाव होगा, ठीक है। या जब हम किसी काम को करते समय हम भागने की कोशिश करते हैं, काम को छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, तब तनाव हो सकता है। यानी ये सारे क्या है, तनाव के कारण हैं। तनाव क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है तनाव। जैसे मान लो कि भाई तनाव की अगर बात करें, जैसे मान लो कि जैसे कोई मैंने बोला ना कि आप किसी चीज को पहले से अगर एनालिसिस कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप में तनाव, तो तनाव के कारण क्या, तीसरे चैप्टर में यही बातें की गई हैं। और 3.3 जो इसका निष्कर्ष है, इसको जरूर पढ़ करके जाना। अगर आपके पास बुक है तो बुक में एक बार इसको जरूर रीड कर लेना, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 4 क्या है, कार्यस्थल तनाव। कार्यस्थल तनाव का मतलब यानी जो हमारा वर्क प्लेस है वहां पर किस प्रकार के तनाव आते हैं। तो वहां पर अगर आप तनाव देखेंगे तो वहां पर मोस्टली कार्यस्थल पर तनाव कब आता है, जब हमें काम करने में कोई डिफिकल्टी होती है, या हमारे पास रिसोर्स कम है, ठीक है, संसाधन कम है, नौकरी की मांग कुछ ज़्यादा है, हम वैसा काम नहीं कर पाते, तब तनाव आता है, ठीक है। या हमें किसी प्रकार की चुनौती या बाधा आती है, तो आप कह सकते हैं कि कार्यस्थल में तनाव के कारण क्या हैं। अगर कहीं पर कोई उसका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में तनाव क्यों आएगा, तो पहला कि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई काम, जैसे मान लो मुझे क्लास बनानी है और मेरा मोबाइल बार बार रुक रहा था, इसका मतलब क्या है कि मुझे तनाव होगा, 100% है। संसाधन ही नहीं है ना, संसाधन क्या, अगर कोई दूसरा सिस्टम होता हम उसको चला लेते, ठीक है, लेकिन क्या संसाधन की कमी होने से तनाव हो सकता है। नौकरी की मांग, भाई मांग बहुत ज़्यादा है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब तनाव होगा कार्यस्थल पर। या कार्यस्थल पर आपके पास चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तब तनाव हो सकता है। कार्यस्थल में तनाव के स्रोत, यानी आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर तनाव के कारण क्या हो सकते हैं। भाई आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आपका जो वर्क प्लेस है, कोई भी आपका वर्क प्लेस हो सकता है, तो वहां पर तनाव के कारण क्या हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं। तो भाई आप जहां पर काम करते हैं, या कह सकते हैं वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इससे तनाव हो सकता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आगे आया, ठीक है, वर्कलोड। या आप पहले से आप में किसी प्रकार की टेंशन है, तब आप कार्यस्थल पर सही से काम नहीं कर पाएंगे, या आप लेट पहुंचते हैं, या जल्दी लेट से जाते हैं, इस प्रकार से। या आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जो उपकरण है वो सही नहीं है, तब भी तनाव हो सकता है। कार्यस्थल पर देखोगे विकर्षण का मतलब यानी काम के प्रति अगर हमारे मन में इच्छा नहीं है, ठीक है, या हम उसको अच्छा नहीं मानते। जैसे मान लो किसी की नौकरी लग गई लेकिन वो नौकरी को पसंद ही नहीं कर रहा, तब भी हो सकता है कार्यस्थल के प्रति आप में तनाव हो। या जैसे मान लो कि आप बिना मन के कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, ठीक है। निवारक तनाव, यानी कह रहे हैं कि अगर वर्क प्लेस पर अगर तनाव है तो इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है। एक तो खुद कर सकते हैं, हम तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लो हम में सो करके नहीं है, नींद है या थकान है, तो इसको व्यक्ति पर्सनली दूर कर सकता है। और दूसरा कार्यस्थल है, वहां पर ये तो हम पर्सनली तनाव को दूर कर सकते हैं, या हमारा जो मैनेजमेंट है वो दूर कर सकता है। जैसे मान लो आप काम करते हैं तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, उपकरण ही नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाए, तो मैनेजमेंट वाले आपको ला करके उपकरण दे देंगे। यानी मैनेजमेंट के लेवल पर तनाव को दूर करने का प्रयास हो सकता है, या पर्सनल लेवल पर आप तनाव को दूर कर सकते। दो ही, यानी जहां पर आप नौकरी करते हैं वर्क प्लेस पर, तनाव को दो ही टाइप से दूर कर सकता है। जो वर्कर है वो स्वयं प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, या उसकी जो मैनेजमेंट है, यानी जहां पर भैया आप नौकरी करते हैं, जिन लोगों ने आपको नौकरी पर रखा है, वो लोग, वहां की जो मैनेजमेंट है वो तनाव को दूर कर सकती है। जैसे मैं बताऊं कि आप लोगों को बुक नहीं मिलती है, तो एक काम करते हैं पर्सनल लेवल पर आप तनाव को कैसे, जैसे मान लो आपको बुक नहीं मिली, आपका एग्जाम है, तो आप जा करके कोई हेल्प बुक ले लो, तो आप में जो टेंशन है खत्म हो जाएगी। या जो मैनेजमेंट है वो आपको किताब दे देगा, तब आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से यानी आप पर्सनल लेवल पर भी तनाव को खत्म कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के लेवल पर भी तनाव को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और मैं तनाव के परिणाम बताएंगे। भैया अगर तनाव हम लेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो भैया पहला तनाव का रिजल्ट निकलता है शारीरिक निकलता है, ठीक है। क्या होता है शारीरिक में, क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, सांस तेज हो जाएगी, या सांस लेने में दिक्कत। नहीं, जब हमारे बॉडी तनाव का जब हमारे बॉडी पर रिफ्लेक्शन होता है, बीमार हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, या इस प्रकार की हमारी जब बॉडी पर तनाव का रिफ्लेक्शन दिखाई देता शारीरिक रूप से। दूसरा क्या होता है मनोवैज्ञानिक परिणाम। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है कि चिंता होना, तनाव का, उदास होना, निराश हो जाना, या उम्मीदें टूट जाना पर व्यक्ति क्या होता है निराश। जब हमारे पर दिमाग पर उसका परिणाम पड़ता, यानी माइंड पर जब उसका प्रभाव, यानी खतरनाक परिणाम पड़ता तनाव का, ठीक है। ये तनाव
तनाव के व्यवहारिक परिणाम क्या होता है? व्यवहारिक में तो आप देख सकते हैं, अगर व्यवहारिक रूप में तनाव से क्या होगा, अगर आप में तनाव लेंगे तो आपका जो काम करने की क्षमता है कम हो जाएगी, आप में निराशा रहेगी, क्रोध, अगर तनाव, व्यक्ति में तनाव तो आदमी गुस्सा बहुत करता है, व्यक्ति तनाव में, या कह सकते हैं तनाव अगर रहेगा तो हिंसात्मक हो सकता है, किसी पर हमलावर हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में, अगर आप उससे बोलेंगी तो गुस्सा करेगा, थप्पड़ वप्पड़ मार देगा, या चाकू वाकू कुछ भी हो सकता हो। तो मैं बता रहा हूँ तनाव में व्यक्ति क्या करता है भाई, शराब का सेवन करेगा, नशीली पदार्थों का सेवन करने, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमें तनाव में देखते हैं। ठीक है, अब होगा नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, अपर्याप्त समय प्रबंधन। करें कि अगर हम समय प्रबंधन सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। कार्य निष्पादन का मतलब होता है कि हमें जो काम करना है वो काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें काम करना था, कोई चीज़ बनानी थी, ठीक है, और सही समय से हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, उस काम पर प्रभाव पड़ेगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, और सही समय से वो टाइम को मैनेज नहीं करता है, सही से पढ़ता नहीं है या सही समय से पहुंचता नहीं, तो क्या होगा, उसके एग्जाम पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्याप्त समय प्रबंधन। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हमारा जो काम होना है या जो हमको करना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए करें कि समय प्रबंधन करने के लिए देखो, हमें अगर सही टाइम को सही से मैनेज करना है तो हम उसके लिए कुछ बनावट कर लें, काम को कैसे करना, किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हम पूरा कर लें। दूसरा, कार्य अभिन्यास का मतलब हम काम को बांट लें या काम का बंटवारा कर लें, काम को सही समझ करें। मनोवृत्ति आम का मतलब कि हमारे मन में जो मनोवृत्तियां हैं उनको कंट्रोल। देखो ये चैप्टर जो बातें कर रहा है, अगर मैं बात करूं तो चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 में बात की जा रही है अपर्याप्त समय प्रबंधन का मतलब था कि हम जो टाइम मैनेजमेंट हमको करना था, अपर्याप्त समय आपको मिला। अपर्याप्त यानी आपने सही समय से टाइम को मैनेज नहीं किया है। देखो जब भी समय प्रबंधन नहीं होगा तब क्या होगा, हमारा काम रुक जाएगा या हमारा काम पूरा नहीं होगा, ठीक है, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसका प्रभाव हमारे काम पर पड़ेगा ही पड़ेगा, वो नेगेटिव ही पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई काम 2 घंटे में करना था और आप 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाए हैं, काम अधूरा हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे के पेपर में आप 2 घंटे का पेपर लिख रहे हैं, तो अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर समय प्रबंधन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके वर्क पर उसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर समय टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो काम खराब होता है या काम नहीं होता, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 देखिएगा, तनाव और स्वास्थ्य, ठीक है। करें कि भाई अगर हम में तनाव रहेगा, तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तनाव रहेगा तो स्वास्थ्य पर क्या होगा, नींद ना लेने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर हम तनाव लेंगे तो क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, शरीर पर यही प्रभाव पड़ेगा अगर टेंशन लेगा, ठीक है। रक्तचाप बढ़ जाना, हृदय गति का रुक जाना, कई बार लोग बोलते नहीं चिंता बहुत करते थे, हार्ट अटैक आ गया, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। तो शरीर पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, बीमार हो सकता आदमी, डिप्रेशन में जा सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। अगर हम तनाव लेंगे तो हमारी आंखें लाल कई बार हो जाती है। लोग देखा होगा कि लोग टेंशन में आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर लाल हो जाता है, क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है शरीर पर। ये सारे क्या होते हैं, शरीर पर इसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम तनाव लेंगे हमारा हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के तनाव का प्रदर्शन है हमारे काम पर। अगर कोई व्यक्ति तनाव लेता है तो उसका जो प्रदर्शन है, जैसे मान लो आपको काम करना है, अगर आप टेंशन लेंगे तो आपका काम सही से नहीं होगा, ठीक है। प्रदर्शन पर यानी आप जो काम प्रदर्शन यानी जैसे वर्क, हमारा जो वर्क है, अगर हम टेंशन में रहेंगे तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम पूरा नहीं, हमारे काम पर प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारे काम में कमी रहेगी या काम में उत्पादकता नहीं रहेगी, या जिस काम को कर रहे हैं वो काम सही से नहीं होगा, या उस काम में क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर हम टेंशन में रहेंगे तो हमारे प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक खिलाड़ी है और वह खेलता है, तो अगर वह डिप्रेशन में रहेगा या किसी प्रकार की टेंशन, पारिवारिक टेंशन में रहेगा तो अपने प्रदर्शन को नहीं कर पाएगा। जैसे कोई गेंदबाज है, बॉलर है, बॉक्सर है, कोई भी व्यक्ति है, तो क्या होता है उसके काम पर प्रभाव पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर कोई कहीं पर जॉब करता है तो नौकरी पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वह टेंशन लेता है।
रिश्तों पर भी तनाव का प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो मान लीजिए आपके अंदर में तनाव रहेगा तो आप सही से बात नहीं करेंगे, या कोई आपसे बात करेगा तो आप चिड़चिड़े रहेंगे या सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। तो तनाव का रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे घर को मैनेज लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, माँ बाप नाराज हो जाना, ठीक है, बीवी बच्चे नाराज हो जाते हैं। तो अगर सही से क्या तनाव का क्या होता है, रिश्तों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो रिलेशनशिप है, या मान लीजिए अगर आप किसी को सही से टाइम नहीं दे पे, क्या होगा, अगर तनाव लेंगे तो रिश्तों पर भी उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अब तुम टेंशन में बैठे रहते हो तो क्या होगा, यानी तनाव का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, काम पर पड़ता है, और जो हमारे संबंध होते हैं हमारा रिलेशन भी खराब होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, और हम जो काम करते हैं नौकरी चाकरी में भी तनाव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम तनाव लेंगे तो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे काम पर प्रभाव पड़ेगा, और हमारे जो रिश्ते हैं रिश्तों पर भी काम का बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 क्या, चैप्टर नंबर 7 क्या है, समय अपव्यय। अगर हम समय बर्बाद करते हैं, समय अपव्यय किसको बोलते हैं, जो समय खराब करता है, और समय रक्षक यानी जो टाइम को मैनेजमेंट करता है। तो दो आदमी होते हैं, एक तो आप सबने देखा कि एक आदमी है जो बहुत समय बहुत खराब करता है, टाइम बर्बाद करता है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर आ रहा है, फालतू बातें कर रहा है, काम सही से नहीं कर रहा। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 घंटे का समय दिया कि 2 घंटे के बाद एग्जाम होगा। बहुत लोगों को देखा कि किताब खोल करके पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों के समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। और कुछ समय रक्षक का मतलब जब हम टाइम को सही से मैनेज करते हैं। समय अपव्यय का मतलब होता है कि समय खराब करने वाला, ठीक है। क्या समय बर्बाद करने वाले को क्या बोलते हैं, समय अपव्यय। अपव्यय का मतलब बर्बाद करना, और समय रक्षक यानी जो टाइम को मैनेज करता है। ये 2 शब्द हैं। 2 शब्द क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति समय को खराब करता, बर्बाद करता, भाई समय को खराब करोगे, बर्बाद करोगे तो क्या उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। समय अपव्यय उसको बोलते हैं जो समय को बर्बाद करता है। जैसे उसको पढ़ने को बोला, पढ़ नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा है, समय अपव्यय है। समय अगर मान लो समय रक्षक किसको, अगर मान लियो आपने बोला कि 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे आपको पढ़ना है, तो बैठ करके मन लगा करके 2 घंटे पढ़ेगा, यानी इसको बोलते समय रक्षक। जिसको समय की कीमत है, जो समय की कीमत को जानता है उसको समय रक्षक बोल सकते हैं, ठीक है। जो समय की कीमत को जानता है, समय की कीमत को पहचानता है। जैसे भाई कोई आदमी होगा टाइम को बहुत अच्छे से लेकर के चलेगा, टाइम को मैनेज सही देखा नहीं हुआ। अगर 2 आदमी होते हैं, एक आदमी होता कब आना है, कब जाना है, कब खाना है, कब पीना, उसका कोई नहीं है, उसको कहता है समय अपव्यय। दूसरा कैसे, समय रक्षक का मतलब यानी आप हर काम सही समय से करते हैं। होता होगा ना, हर एक फील्ड में हर आदमी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनको बुलाया गया है तो बहुत लेट पहुंचते हैं, उनका हमेशा नियम बना रहता है। कुछ लोग ऐसे थे सही समय से आते हैं। तो समय रक्षक का मतलब यानी जो आदमी सही समय से सही टाइम से काम करता है उसको समय रक्षक बोलते हैं। यानी आप टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक। आपको भी जो भी काम दिया जाए सही समय से काम करते हैं। समय भी जो समय को खराब करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में क्या, तनाव प्रबंधन दृष्टिकोण और इसकी क्या परिभाषा, तकनीकें। तो समय प्रबंधन के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे समय प्रबंधन में व्यक्तियों के लिए तनाव के निवारण, यानी जो हम पर्सनल लेवल पर भी तनाव का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। उसकी 3 तकनीकें, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और तृतीयक स्तर पर। यानी हमारा जो समय तनाव या जो तनाव है, ठीक है, व्यक्ति क्या कर सकता है, तनाव का पर्सनल लेवल पर भी उसका कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी का पर्सनल, जैसे मान लो परिवार में लड़ाई झगड़ा है तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके बीवी बच्चे नाराज हैं तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर टेंशन लेते किसी चीज़ को तो आपको स्वयं देखना पड़ेगा, बाहरी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता तनाव, आपके तनाव को, ठीक है। अगर आप में ही अगर अनुशासनहीनता है तो आपको खुद ही सही से काम करना, अनुशासनहीनता करें तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो हम व्यक्तिगत स्तर पर भी तनाव प्रबंधन को कर सकते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर। दूसरा मैनेजमेंट के लेवल, संगठन के लेवल पर, संगठन भी क्या कर सकता है, टाइम को मैनेजमेंट कर सकता है। दूसरा संगठन में, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, उपकरण नहीं है, तो लोग ला करके मैनेजमेंट दे देगा तो आपका तनाव दूर हो जाएगा। तो 2 लेवल पर तनाव को दूर किया जा सकता है, पर्सनल लेवल पर और मैनेजमेंट, यानी जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप रोजगार है, वो लोग भी आपके तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई किसी की सैलरी नहीं बढ़ पाई तनाव में, तो मैनेजमेंट है सैलरी बढ़ा देगी,
ठीक है। या मान लीजिए कि आपको कोई समस्या प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट भी आपकी समस्या प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। तो तनाव को दूर करने के दो हैं, एक तो पर्सनल लेवल पर तनाव दूर किया जा सकता है और दूसरा मैनेजमेंट के लेवल पर। मैनेजमेंट जो तनाव दूर करती है, जैसे आपको कोई काम करने में बहुत समय लग रहा है तो आपके काम को सिखा देगी, आपको तो कुछ ट्रिक बता देगी, काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। या प्रबंधन लेवल पर समय तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, कर्मचारी की जो समस्या है उसको दूर करके, या कर्मचारी में अगर कोई स्वास्थ्य सुविधा है भैया उसको इलाज करवा दो, या कर्मचारी किसी प्रकार की टेंशन ले रहा सैलरी वैलरी को लेकर के इसको दूर कर दो। यानी मैनेजमेंट भी तनाव को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। यानी मैनेजमेंट के लेवल पर तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है और पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है, दोनों लेवल पर। चाहे आप पर्सनल लेवल पर भी कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 8, समय प्रबंधन के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं और तकनीकें। तो समय प्रबंधन के दृष्टिकोण देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। समय प्रबंधन का दृष्टिकोण कौन कौन सा दृष्टिकोण है उसको देखना है। जैसे दक्षता, ठीक है, दक्षता बताती अगर आप में स्किल रहेगी तो आप समय प्रबंधन सही से, यानी जो भी व्यक्ति में स्किल रहती है या कह सकते कौशल अगर आप में है तो आप समय प्रबंधन कर लेंगे। अगर स्किल ही नहीं तो क्या टाइम मैनेजमेंट करोगे, तुम स्किल ही नहीं है। तो समय प्रबंधन का पहला दृष्टिकोण क्या है, दक्षता बताती है। अगर आप में स्किल है, दक्षता है, आप में हुनर है, आप हुनरमंद हैं, तो आप सही समय से टाइम को मैनेजमेंट करेंगे। निठल्ले आदमी तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो दक्षता दृष्टिकोण ये बताता है कि अगर हम में स्किल रहेगी, टैलेंट रहेगा, स्किल रहेगी या हमें कौशल रहेगा तो हम क्या करेंगे, समय का अधिक से यानी क्या रहेगी, हर चीज़ का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। यानी टाइम को मैनेज, अगर दक्षता होनी चाहिए व्यक्ति में, एक प्रकार से स्किल रहेगी तो आप हर काम को यानी आप क्या करेंगे, टाइम को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। दक्षता। प्रभावी दृष्टिकोण क्या बताता है, प्रभावशाली बताता है कि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति होनी चाहिए, काम को करने को लेकर के आप में वो होना चाहिए, हुनर नहीं बल्कि आपका दृष्टिकोण अच्छा हो, किसी संगठन की दृष्टि से मिशन स्पष्ट हो। इन प्रभावशीलता का मतलब है आप जो आपको समय प्रबंधन करना है, आपका काम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य बिल्कुल, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है तब क्या होगा, आपका सही समय से समय प्रबंधन होगा। आपका एजेंडा ही पता ही नहीं करना क्या है, डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है तो कैसे समय प्रबंधन, यानी डिसीजन सही हो समय पर, यानी आपके उद्देश्य क्या है, आपके टारगेट क्या है, ये अगर आपको पता रहेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अरे तुमको पता ही नहीं क्या करना है, कब करना, कैसे करना है, तो क्या होगा, आपका जो समय प्रबंधन होगा अच्छे से नहीं होगा। प्रभावशीलता यही बताती है, ठीक है। अगर आप योजना सही से नहीं बनाते हैं, मूल्यांकन नहीं करते हैं तो क्या आप समय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संगठन में विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय निर्धारित हो, अगर यानी हर एक काम को करने के लिए टाइम होना चाहिए। कोई संगठन है, किसका क्या काम है उसको बता दो। अगर ये चीज़ें हम क्या करेंगे तो क्या होगा, प्रभावशीलता रहेगी ना, तब हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उत्कृष्टता में क्या होता है कि उचित समय प्रबंधन को अपनाने वाली प्रणालियों में निम्नलिखित है। अगर देखोगे 20-80 सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जहां कम से कम 20% समय अधिक मूल्यवान है, महत्वपूर्ण गतिविधियों में उपयोग करें। शेष 80% का उपयोग नियमित गतिविधि, 20% हमें वो काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 80% हमें वो काम करना चाहिए जो हम डेली करते हैं, ठीक है। नवाचार और रचनात्मक, यानी हम नई नई चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए समय प्रबंधन करने के लिए। संगठन के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति, यानी हमारा जो संगठन है उसके जितने भी क्षेत्र हैं उसमें हम सही से गुणवत्ता लेकर के आएँ। संगठन में सभी उपप्रणालियों के उद्देश्य को बनाएं। इसको संतुलन दृष्टिकोण का मतलब ये था कि हम संतुलन बना करके चलें, हर एक काम में संतुलन होना चाहिए, किस काम को कब कितना करना है, कितना नहीं करना है, संतुलन में, यानी हर एक काम को संतुलित काम करें। जैसे मतलब आपको लोगों को पता होगा संतुलन को मैं पता, जैसे मान लो आपको एग्जाम देने जा रहे हो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, अभी 10 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप आधे घंटे लगाएंगे तो काम नहीं बन पाएगा ना। कोई व्यक्ति अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आज के पेपर में 2 घंटे के पेपर में लिखेगा तो नहीं हो पाएगा। यानी क्या, संतुलन बना करके चले, यानी हर एक क्वेश्चन को आप सही समय से आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका सही से मैनेजमेंट होगा। अगर आप संतुलन नहीं रहेगा, भैया हर एक क्वेश्चन के कितना टाइम देना है, कितना समय देना, जब ये फिक्स रहेगा तभी तो आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। कोई भी आप काम करें तो अगर आपके काम में संतुलन नहीं है, भैया काम को करने में आपने बहुत समय लगा दिया, बाकी 3-4 काम छूट गए, ये क्या संतुलन नहीं बन पाया ना। अगर हम
संतुलन हम में रहेगा तो हम क्या करेंगे, टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे इसके दृष्टिकोण हैं। उसके बाद देखेगा समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक है। तो भैया समय प्रबंधन की पहली तकनीक है डू टू लिस्ट, यानी अगर हम हर एक चीज़ की लिस्टिंग करें। जैसे तुमने देखा कि जो बहुत सारे लोग कल क्या काम करना है उसको 2 दिन पहले, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनका 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, महीनों पहले प्लान फिक्स रहता है कि इस दिन यहाँ जाना, उस दिन वहाँ जाना। अगर हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, किसकी लिस्ट बनाएंगे, कब कब कैसे और कितना काम करना है, इसको लेकर के समय प्रबंधन की जो तकनीक है, लिस्टिंग है, लिस्ट बना लो, लिस्ट तकनीक है। दूसरी तकनीक क्या, 20-80 सिद्धांत। 20-80 सिद्धांत का मतलब यानी 20% हमें समय, सबसे महत्वपूर्ण कामों में समय देना है, और 80% हम जो डेली काम करते हैं उसको 20-80 तकनीक के जरिए हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, प्राथमिक निर्धारण, यानी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम है उसको हम सबसे पहले करना चाहिए। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सर्वोत्तम उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का अर्थ होता है निष्पादन, यानी हम किसी का काम करो उसमें लगातार सुधार करना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लगातार सुधार करते हैं, वृद्धि करते हैं, तब भी हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई काम करते हैं और आप काम करते करते समय डेली अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो एक समय क्या होगा कि आप में वृद्धि होगी। ठीक है, और आपका समय मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। इसके जरिए संपन्न होने का करें कि संपन्न होने के कारण, या हमें काम तब तक करना चाहिए जब तक काम खत्म ना हो जाए, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो अगर 2 घंटे का काम है तो पूरा 2 घंटे दो, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे बैठो वहाँ पर, ये नहीं कि 1.5 घंटे में भाग गए हैं, तो क्या होगा, आपका काम पूरा नहीं होगा, आप समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी जितना समय है पूरे समय को लगा देना, यानी काम खत्म होने तक हमें लगे रहना चाहिए, तब हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी तकनीकें हैं। लेखा परीक्षण विधि, यानी अगर हमें समय को मैनेजमेंट करना है, टाइम को मैनेज करना है, तो कौन से, लेखा परीक्षण, यानी किसी काम को अगर हमें करना है तो उसका पहले से परीक्षण कर लें, मेजरमेंट ले लें, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इन चीज़ों तो हम क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 10 लास्ट वाला चैप्टर क्या है, तनाव और समय। भैया अगर हम समय प्रबंधन सही से करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेंगे, तो हम क्या, आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम को अच्छे से मैनेज करता है तो उसके लिए खुशी की बात होती है। ठीक है, अगर हम तनाव नहीं लेंगे तो हम खुश रहेंगे, जीवन भर खुश रहेंगे, तनाव लेंगे तो हमेशा उदास बैठे रहेंगे। अगर हमारा, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा पेपर देने गया, ठीक है, 2 घंटे का पेपर था, ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन उसने टाइम मैनेजमेंट करके 5 के 5 क्वेश्चन लिख दिए, तो बच्चा क्या रहेगा, खुशी रहेगा। ठीक है, खुश रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है, पेपर देने गया, टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, 2 घंटे का पेपर था, ठीक है, और 2 ही 3 क्वेश्चन लिख करके आए, तो बच्चा क्या रहेगा, उदास रहेगा। तो कह रहा कि अगर हम समय प्रबंधन करते हैं तो समय प्रबंधन हमको आनंद की ओर, खुशी की ओर ले जाता है और सफलता की ओर ले जाता है। यानी अगर आप समय प्रबंधन करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी, आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, अगर हम समय प्रबंधन किया जाता है, यानी और तनाव, अच्छा तनाव लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बुरा तनाव ले, ज़्यादा न मत ले लें। ठीक है, अच्छा तनाव अच्छा होता है तो ठीक है, तो अगर तनाव ठीक ठाक है तो अच्छी बात है। और समय प्रबंधन, जो व्यक्ति भी समय प्रबंधन करेगा वो तो भाई, अगर टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो हैप्पी रहेंगे तो क्या होगा, यही करता ना श्रेष्ठतर समय प्रबंधन द्वारा तनाव प्रबंधन। अगर हम टाइम का अच्छे से मैनेज करेंगे तो तनाव किसी प्रकार का नहीं रहेगा। तनाव कब आता है, जब हम समय को सही समय पर कोई काम नहीं करते, तभी डिप्रेशन आता है। क्या आता है, तभी डिप्रेशन के शिकार होता है इंसान। जैसे मान लो सोच रहा कि नौकरी चाकरी नहीं लग जाएगी, या जैसे आज बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोगों को नौकरी नहीं लगती, तो क्या हो, अगर आप देखेंगे भाई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे मान लो आपको कोई काम दिया गया, 2 घंटे का काम, 2 घंटे में पूरा नहीं तो आप में तनाव आएगा। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमें तनाव भी नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करता है वो हमेशा खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, और क्या हो सकता है, उसे सफलता जरूर मिलेगी। टाइम को मैनेजमेंट कर, समय का प्रबंधन करके हम सफलता की ओर जा सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर है, उसको एक दिन में अगर 30,000 पार्ट बनाने हैं, तो अगर कंपनी एक दिन में डेली 30,000 पार्ट बनाएगी तो कंपनी सफलता की ओर जाएगी। और एक बात, अगर कंपनी सही से मैनेज नहीं कर पाएगी, 30,000 पार्ट बनाना था
तो 10,000 पार्ट बन रहा है तो कस्टमर चिल्लाएगा, काम नहीं हो पाएगा, कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। तो वहाँ के जो वर्कर वैसे उदास होंगे, करेंगे। समय प्रबंधन करके हम क्या कर सकते हैं, सफलता की ओर जा सकते हैं। एग्जाम्पल बताऊँ, अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर सही समय से सही टाइम से अगर पढ़ेगा लिखेगा तो क्या वो सफलता की ओर ही जाएगा। अगर वो सही से समय प्रबंधन नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, उसमें टेंशन हो, सारी चीज़ें बनी रही और असफलता की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चैप्टर नंबर 10 में यही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और इसी के साथ लगभग अगर आप देखेंगे इस बुक में जितने चैप्टर थे लगभग मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। हेलो।